हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बाल विकास के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो कुल हमने 70 प्रश्न लिए हैं। तो आज हम लोग 70 प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे। तो और वीडियो के अंत में आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपका स्कोर कितना बन रहा है। तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, व्याख्यान विधि का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो व्याख्यान विधि का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शिक्षक का ज्ञान प्रस्तुत करना। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अब अगला प्रश्न देखेंगे। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखते हैं, व्याख्यान विधि अधिक उपयोगी होती है। कहाँ उपयोगी होती है? निचली कक्षाओं में, उच्च कक्षाओं में, प्राथमिक कक्षाओं में, बालवाड़ी स्तर पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उच्च कक्षाओं में। ऑप्शन बी सही उत्तर है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, व्याख्यान विधि में शिक्षक की भूमिका होती है। तो कैसी भूमिका होती है? सूचना देने वाला। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। तो अब अगला प्रश्न है, व्याख्यान विधि की प्रमुख सीमा क्या है? तो इसका राइट आंसर है छात्रों की निष्क्रियता। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो अब आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, व्याख्यान विधि का उपयोग अधिकतर होता है। कहाँ होता है? किस? गणित में, भाषा में, इतिहास में, कला में, किस में होता है? तो यह इसका राइट आंसर हो जाएगा इतिहास में। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है, व्याख्यान विधि में सबसे कम अवसर मिलता है। किसको सबसे कम अवसर मिलता है? तो छात्रों की सहभागिता को सबसे कम अवसर मिल पाता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, व्याख्यान विधि किस प्रकार की शिक्षण विधि है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षक केंद्रित। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, क्योंकि यह शिक्षक केंद्रित है, इसीलिए इसमें छात्रों की निष्क्रियता बनी रहती है। अगला प्रश्न है, व्याख्यान विधि का लाभ है। इसका क्या लाभ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कम समय में अधिक विषय पढ़ाना। ऑप्शन ए सही है, क्योंकि शिक्षक ही व्याख्यान देता रहता है, छात्रों की सहभागिता कम होती है, तो इसमें क्या होता है कि कम समय में ज़्यादा सिलेबस कवर हो जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, व्याख्यान विधि में प्रभावशीलता के लिए क्या आवश्यक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शिक्षक की वाक कला। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, व्याख्यान विधि को किसने सबसे पहले अपनाया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अरस्तु। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। तो अब अगला टॉपिक देखेंगे, प्रश्नोत्तर विधि। तो इसमें क्या होता है? क्वेश्चन आंसर मेथड है। तो इसका प्रश्न लेते हैं। पहला क्या है? प्रश्नोत्तर विधि के जनक कौन माने जाते हैं? यानी इस विधि का किसने, यह विधि किसने विकसित की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुकरात ने। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न देखेंगे। तो अगला प्रश्न क्या है? प्रश्नोत्तर विधि का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो इस विधि का क्या उद्देश्य है? छात्रों के चिंतन को प्रोत्साहित करना। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रश्नोत्तर विधि का आधार क्या है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संवाद। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्नोत्तर विधि में प्रश्नों का स्वरूप होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? तो उसका राइट आंसर है सरल से कठिन की ओर। ऑप्शन बी सही उत्तर है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्नोत्तर विधि में शिक्षक का कार्य है। क्या कार्य शिक्षक का है? प्रश्नों द्वारा मार्गदर्शन करना। ऑप्शन बी सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्नोत्तर विधि अधिक प्रभावी है। कहाँ प्रभावी है? किस सब्जेक्ट में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाषा शिक्षण में अधिक प्रभावी है। और व्याख्यान विधि कहाँ अधिक प्रभावित थी? इतिहास में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, इस विधि से छात्रों में क्या विकसित होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तार्किक चिंतन विकसित होता है। प्रश्नोत्तर विधि से छात्रों में तार्किक चिंतन विकसित होता है। अब अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्नोत्तर विधि की सीमा क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, समय अधिक लगता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और व्याख्यान विधि में क्या था कि छात्र निष्क्रिय रहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रश्नोत्तर विधि किन शिक्षण चरणों में उपयोगी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी, परिचय, व्याख्यान, पुनरावृत्ति, सभी में उपयोगी है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्नोत्तर विधि का मुख्य लाभ है। क्या लाभ है मुख्य?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संवादात्मक अधिगम होता है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो अब अगला टॉपिक है गतिविधि आधारित शिक्षण। तो उसमें प्रश्न है गतिविधि आधारित शिक्षण का आधार है, क्या आधार है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रियात्मक अनुभव, ऑप्शन बी सही उत्तर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। करके सीखना किस विधि का सिद्धांत है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गतिविधि आधारित शिक्षण, ऑप्शन बी सही उत्तर है। अब आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है गतिविधि आधारित शिक्षण में शिक्षक की भूमिका होती है, क्या भूमिका शिक्षक की होती है? मार्गदर्शक की, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है इस विधि में कौन सा अधिगम सबसे अधिक विकसित होता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा मनोमोटर, ऑप्शन सी सही उत्तर है। अब आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है यह विधि किस मनोवैज्ञानिक पर आधारित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पियाजे, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है गतिविधि आधारित शिक्षण का प्रमुख लाभ है, इसका प्रमुख लाभ क्या है? छात्रों की सक्रियता बनी रहती है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है यह विधि किन स्तरों पर सबसे उपयोगी है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा प्राथमिक स्तर पर, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो अब अगला प्रश्न है सीखना अनुभव से होता है, यह कथन किसका है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा डुई, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है गतिविधि आधारित शिक्षण में कौन सा घटक आवश्यक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुभव, संसाधन और अनुशासन सभी होने चाहिए, ऑप्शन डी सही है। अब आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है इस विधि में मूल्यांकन किस पर आधारित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सहभागिता और प्रदर्शन, ऑप्शन बी सही उत्तर है। अब अगला टॉपिक है सहकारी अधिगम यानी कोऑपरेटिव लर्निंग। तो इसमें जो पहला प्रश्न है सहकारी अधिगम का अर्थ है, इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है समूह में मिलकर सीखना, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं सहकारी अधिगम के प्रणेता हैं, कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जॉनसन एंड जॉनसन, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है सहकारी अधिगम का मुख्य उद्देश्य है, क्या इसका उद्देश्य है? सहयोग की भावना, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं सहकारी अधिगम में शिक्षक की भूमिका होती है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा सहयोगी की, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है सहकारी अधिगम में समूह कैसे बनाए जाते हैं? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा विविधता वाले छात्रों से, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है सहकारी अधिगम का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सामाजिक निर्माणवाद, ऑप्शन ए सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है सहकारी अधिगम में क्या विकसित होता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है सामाजिक कौशल, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है सहकारी अधिगम में छात्रों का मूल्यांकन कैसे होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समूह प्रदर्शन के आधार पर, ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है सहकारी अधिगम का एक प्रमुख रूप है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जिग्सा विधि, ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है सहकारी अधिगम का परिणाम होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सहयोग, ऑप्शन बी सही उत्तर है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक है खोज आधारित अधिगम। अब ये खोज आधारित अधिगम क्या है? तो इसके बारे में देखते हैं प्रश्न। खोज आधारित अधिगम की नींव किसने रखी? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ब्रूनर, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक, अब अगला प्रश्न है इस अधिगम में क्या प्रमुख होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खोज और जिज्ञासा, ऑप्शन बी सही है। अब अगला प्रश्न है इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग का मुख्य उद्देश्य है, तो इसका उद्देश्य क्या है? प्रश्न पूछकर समाधान ढूंढना, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अब आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है यह अधिगम किन विषयों में प्रमुख उपयुक्त है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विज्ञान और गणित, ऑप्शन ए सही है। अब आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है खोज आधारित अधिगम का मूल है,
तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, छात्र की जिज्ञासा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इस अधिगम में शिक्षक का कार्य है, शिक्षक का क्या कार्य है? मार्गदर्शक और सहयोगी। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग किस प्रकार का अधिगम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सक्रिय। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, खोज आधारित अधिगम में किस कौशल का विकास होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चिंतन और समस्या समाधान। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग का एक उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रयोगशाला कार्य। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, यह अधिगम किस मनोवैज्ञानिक सिद्धांत से संबंधित है? तो किस सिद्धांत से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निर्माणवाद। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब अगला टॉपिक है शिक्षण कौशल। तो इसमें पहला प्रश्न है, शिक्षण कौशल का अर्थ है, क्या अर्थ है? तो इसका राइट आंसर है ए और बी दोनों, यानी कि पढ़ाने की कला, सिखाने की तकनीक। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, शिक्षण कौशलों की संख्या माइक्रो टीचिंग में कितनी मानी जाती है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 10। ऑप्शन बी सही उत्तर है। अब अगला प्रश्न है, माइक्रो टीचिंग किसने दी थी? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है एलन एंड रयान। अब अगला प्रश्न है, प्रश्न पूछने की कला कौन सी कौशल है या कौन सा कौशल है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न कौशल। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है, ब्लैक बोर्ड का सही उपयोग किस कौशल से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रदर्शन कौशल। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, शिक्षण कौशलों का अभ्यास किस विधि से कराया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए माइक्रो टीचिंग। ऑप्शन ए सही उत्तर है। अब अगला प्रश्न है, पुनर्बलन किस कौशल से जुड़ा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रोत्साहन कौशल। ऑप्शन ए सही उत्तर है। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, शिक्षण कौशल का उद्देश्य है, तो इसका क्या उद्देश्य है? शिक्षक की दक्षता बढ़ाना। ऑप्शन ए सही उत्तर है। अब आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न देखेंगे, माइक्रो टीचिंग एक सत्र का समय कितना होता है? माइक्रो टीचिंग में एक सत्र का समय कितना होता है? तो यह समय होता है 5 से 10 मिनट। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है, शिक्षण कौशल के अंतर्गत नहीं आता, क्या नहीं आता इनमें से? तो खेल नहीं आता इनमें से। ऑप्शन सी सही उत्तर है। अब आगे बढ़ते हैं और अगला टॉपिक है हमारा कक्षा प्रबंधन, क्लास मैनेजमेंट। तो देखते हैं इसमें प्रश्न, कक्षा प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सीखने का वातावरण बनाना। ऑप्शन बी सही उत्तर है। आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न है, प्रभावी कक्षा प्रबंधन किस पर निर्भर है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इन सभी पर, शिक्षक की योजना, विद्यार्थियों का सहयोग और विद्यालय की नीति, इन तीनों पर निर्भर है। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, अनुशासन का अर्थ है, क्या अर्थ है अनुशासन का? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वनियंत्रण। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कक्षा प्रबंधन का सर्वोत्तम तरीका है, क्या तरीका है सबसे अच्छा? तो सहभागिता से नियंत्रण। ऑप्शन बी सही उत्तर है। आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न देखेंगे, शिक्षक का कौन सा गुण कक्षा प्रबंधन में सहायक है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है धैर्य। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कक्षा प्रबंधन में सबसे आवश्यक है, क्या इनमें से आवश्यक है? संप्रेषण कौशल। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, बातचीत करने का कौशल है इनकी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक अच्छे कक्षा प्रबंधन में कौन सा तत्व नहीं होता है? इनमें से क्या नहीं होता? अनुशासन, संवाद, अव्यवस्था, सहयोग, क्या नहीं होता है? तो हमें देख के पता चल गया ऑप्शन सी सही हो जाएगा, अव्यवस्था नहीं होती। ठीक, अब आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न देखेंगे, कक्षा का वातावरण होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? भयपूर्ण होना चाहिए, लोकतांत्रिक और नियंत्रित, निष्क्रिय, कैसा होना चाहिए? तो इसका राइट आंसर जो है
वह हो जाएगा ऑप्शन बी, लोकतांत्रिक होना चाहिए। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है, कक्षा प्रबंधन की समस्या कब आती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जब शिक्षक तैयारी नहीं करता। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, कक्षा प्रबंधन का परिणाम है, क्या इनमें से परिणाम है? ऑप्शन ए, प्रभावी शिक्षण अधिगम। ऑप्शन ए सही हो जाएगा।